क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके। The range of projectile on horizontal plane is 4 times of its maximum height. Then the angle of projection. किसी प्रक्षेप्य का क्षैतिज तल पर परास, किसी प्रक्षेप्य का क्षैतिज तल पर परास इसकी महत्तम ऊंचाई का 4 गुना है। इसकी महत्तम ऊंचाई का 4 गुना है। तब प्रक्षेप कोण होगा। तब प्रक्षेप कोण होगा। आर क्या दिया हुआ आपको? 4h। बताओ क्या आ रहा है? TRH। आर तो क्या हो जाएगा? U स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन G 4h। H सबसे लास्ट वाला है तो U स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन G से G तो वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, U स्क्वायर से U स्क्वायर कैंसिल, और ये हो गया आपका 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, और इधर बच जाएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। 4/2 तो इसको 2 ही कर लेते हैं। ठीक है, और ये आपके पास 2 से 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, कोस अपॉन साइन कोट, अल्फा बराबर 1। एंगल क्या आ जाएगा? कोट अल्फा है टेन अल्फा, 1 कब होता है? 45 डिग्री पर। ठीक है, यहां वैसे ध्यान भी रखो आपके पास R इक्वल्स टू होता है आपका 4h कोट अल्फा। ये याद रखो, कई सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली काम आएगा। R क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज आपकी मैक्सिमम वाली है ना, मतलब नॉर्मल जो रेंज है वो। H क्या है? मैक्सिमम हाइट, अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो R इक्वल्स टू 4h कोट अल्फा, ये रिलेशन बनता है इसमें। तो यहां इसने क्या दिया था कि जो रेंज है वो हॉरिजॉन्टल रेंज की आपकी मैक्सिमम हाइट की क्या है? 4 गुना है। तो यहां क्या लिखते हैं इसको? 4h। तो 4h से 4h कैंसिल, कोट अल्फा बराबर 1। रेंज तो दी उसने, रेंज मैक्सिमम हाइट की क्या है? 4 गुना। तो R को 4h रखते, कोट अल्फा 1, तो अल्फा क्या आ गया आपके पास? 45 डिग्री। हो गया? एक कण को वेग u से, एक कण को
वेग u से इस तरह से प्रक्षेपित किया जाता है, इस तरह से प्रक्षेपित किया जाता है, एक कण को वेग u से इस तरह से प्रक्षेपित किया जाता है कि इसका क्षैतिज परास महत्तम ऊंचाई का 2 गुना है। इसका क्षैतिज परास महत्तम ऊंचाई का 2 गुना है, 2 गुना है। तब इसका परास होगा, तब इसका परास होगा। ऑप्शन लिख लेंगे, यू स्केयर अपॉन 2g, 4u स्केयर अपॉन 5g, 2u स्केयर अपॉन 3g, g अपॉन रेंज क्या दे दी, मैक्सिमम हाइट की 2 गुना। बताओ क्या आ जाएगा। क्या रहता है रिलेशन आपके पास, R इक्वल्स टू 4h कोट अल्फा, रेंज क्या दी है इसने 2h, 4h कोट अल्फा, तो कोट अल्फा क्या आ गया आपके पास 1/2, कोट अल्फा 1/2। हमें क्या चाहिए, अब इसकी रेंज चाहिए। रेंज क्या होता है TRH, यू स्केयर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, ये चाहिए, यानी आपको साइन की वैल्यू चाहिए होगी बेसिकली, या फिर ऐसे कहें यू स्केयर इंटू 2 साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन जी। अब कोट अल्फा आपके पास है, साइन अल्फा कोस अल्फा निकाल सकते हैं क्या, क्या होता है कोट, कोट ध्यान नहीं है तो वो टेन ध्यान कर लो। जैसे ये मान लो एंगल है आपका अल्फा, तो टेन क्या रहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/1 हो जाएगा। कोट आपका 1/2 है तो टेन क्या हो जाएगा 2/1, तो ये तो परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। क्या आ जाएगा ये 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √5। अब बताओ यू स्क्वायर या 2u स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन p अपॉन h, तो √5 सॉरी p तो परपेंडिकुलर अपॉन h, और ये बेस अपॉन 1/, क्या जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा 4u स्क्वायर अपॉन 5g। इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको, है ना, मतलब रेंज के बारे में बता देगा कि ये इसके इतने गुना है, वो यहाँ पे रख देना, यहाँ पे रखोगे तो एंगल का पता चल जाएगा, मतलब कोट या टेन में जो भी रिलेशन हुआ जाएगा। और फिर जो भी पूछ रहा है, मान लो ये आर पूछ ले उसने, एच भी तो पूछ सकता था यहाँ पे, मैक्सिमम हाइट बताओ, ठीक है, तो TRH वो क्या हो जाता है यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा अपॉन 2g, ठीक है, वापिस से साइन अल्फा की वैल्यू निकाल के वो उसका जैसे ये जो वैल्यू है इसका स्केयर लिख देते, तो वहां से आ जाती है आपके पास। ये पार्टिकल एक कण को
एक कण को प्रारंभिक वेग u से इस तरह से प्रक्षेपित किया जाता है कि एक कण को प्रारंभिक वेग u से इस तरह से प्रक्षेपित किया जाता है कि इसकी या इसका क्षैतिज परास महत्तम ऊंचाई का 3 गुना है। इस प्रकार से प्रक्षेपित किया जाता है कि इसका क्षैतिज परास महत्तम ऊंचाई का 3 गुना है, तब इसका उड्डयन काल होगा। ये आया हुआ भी है क्वेश्चन शायद, बताओ अभी खुद से करके जल्दी से। R बराबर 4h कोट अल्फा होता ही है। R इसने दे रखा है 3 इंटू h, तो 3h बराबर 4h कोट अल्फा। कोट अल्फा हो गया आपका 3/4, tan अल्फा हो गया आपका 4/3। ट्राइंगल बन गया। ये अगर मैं अल्फा ले लेता हूं तो tan 4/3, ये आपका 5 आ गया। अब जो भी पूछ रहा है वो निकाल दो। TRH, T तो पहला ही था, 2u sin अल्फा अपॉन g। साइन अल्फा अपॉन जी, और साइन अल्फा क्या आ जाएगा 4/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या आ रहा है 8u/5g। आया नहीं आया? हो गया। यदि किसी प्रक्षेप्य का परास r हो तथा उड्डयन काल t हो, यदि किसी प्रक्षेप्य का परास r, यदि किसी प्रक्षेप्य का परास r तथा उड्डयन काल t हो, यदि किसी प्रक्षेप्य का परास r तथा उड्डयन काल t हो, तो प्रक्षेप्य का प्रक्षेप कोण क्या होगा? तो प्रक्षेप्य का प्रक्षेप कोण क्या होगा? ऑप्शन नहीं लिख रखिएगा इसमें। GT² r, एक में कर लो r/GT², एक में कर लो इसमें GT²/2r, एंड एक में कर लेते हैं tan इनवर्स 2r/GT²। रेंज आर है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी है, नॉर्मल चीजें दे रखी है, मतलब ये तो अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। कैसे करोगे? जब इस तरह से आपको ऑप्शन दिखे ना, तो जो ऑप्शन में जो कॉमन चीज दिख रही होती है ना उसको देखा करो, है ना, और उसको सोल्व किया करो, तो बाकी चीजें अपने आप आ जाएंगी फिर, है ना। कॉमन क्या दिख रहा है इसमें सब में? GT² दिख रहा है ना। तो अगर हम इस GT² की वैल्यू निकालने, चाहे r/GT², बात तो वही है ना, तो उसकी वैल्यू निकालने तो बाकी के लिए आइडिया लग जाएगा फिर वहां पे क्या वैल्यू आ रही है। हम ये करते हैं G
टी स्केयर अपॉन आर, ये निकाल के देखते हैं कि ये वैल्यू क्या है। फिर ये जो भी वैल्यू आएगी उसको एडजस्ट करवा के ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे कौन सा उसमें हो रहा है। क्या आएगा, जी टी आर एच, तो टी तो पहले वाला ही था, 2u साइन अल्फा अपॉन जी, इसका स्केयर अपॉन टी आर, आर इससे सेकंड वाला था तो उसमें क्या हुआ था, ये 2 यहां चला गया था तो ये हो गया था यू स्केयर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। रेगुलर बार बार इनके क्वेश्चन करते रहोगे कभी कभी बीच बीच में तो ये वैसे याद रह जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट करके बताओ क्या बच रहा है। क्या 2 tan अल्फा, तो अल्फा आपका पहले तो ये 2 आएगा जी टी स्केयर अपॉन 2r, और फिर क्या आएगा, ये tan इनवर्स आएगा, तो ये आ जाएगा आपका जी टी स्केयर अपॉन 2r tan इनवर्स। नहीं, मैंने एक बार पहले भी बताया था आपको, अगर ऑप्शन में कोई चीज कॉमन सी दिख रही है आपको तो उसी को सोल्व करने की कोशिश किया करो, क्योंकि वैसे उस रिलेशन को लेके आना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर एग्जैक्टली उसके अकॉर्डिंग सेट करो। हो गया, नेक्स्ट लिखो। यदि किसी प्रक्षेप्य का परास r हो तथा महत्तम ऊंचाई h हो, यदि किसी प्रक्षेप्य का परास r तथा महत्तम ऊंचाई कैपिटल H हो, यदि किसी प्रक्षेप्य का परास r तथा महत्तम ऊंचाई कैपिटल H हो तो प्रक्षेप वेग होगा, तो इसका प्रक्षेप वेग होगा। क्या करोगे, पहले तो कुछ कॉमन दिख रहा है उसको सोल्व कर लो। ये दिख रहा है h प्लस आर स्क्र बाई 4h, h प्लस आर स्क्र बाई h, h स्क्र प्लस आर स्क्र बाई 16h, h स्क्र प्लस आर स्क्र बाई 64h। तो एक हिस्सा इसमें थोड़ा सा कॉमन दिख रहा है आपका h प्लस आर स्क्र बाई h, ये निकाल लेते हैं। इनमें से अगर सेट नहीं हुआ, मान लो ये सेट नहीं हुआ, तो इसकी जगह 4 रख के देख लेंगे एक बार 16 रख के देख लेंगे, एक बार 64 रख के देख लेंगे, जिसमें भी बराबर में क्या आ रहा होगा आपका, ये वैल्यू क्या निकाला हुआ है, वैसे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकाला हुआ है ना, तो ये u ही तो निकाला हुआ है आपका, ठीक है। तो यानी अगर मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मान लो ये फॉर्मूला है थोड़ी देर के लिए, u इक्वल्स टू
ये थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि फर्स्ट वाला सही है, तो ऐसा कुछ आया होगा, ठीक है। जब सॉरी ये ऐसा कुछ आया होगा आपके पास, है ना। फिर आपने क्या किया, स्केयर किया, √2 ये आपका 2g h प्लस आर स्केयर बाई 4h, और ये u स्केयर अपॉन 2g बराबर ये वैल्यू। बात समझ में आई? यानी मुझे ये वैल्यू निकाल के देखनी ब्रैकेट वाली, जो भी वैल्यू u स्केयर अपॉन 2g आएगी वहां काम हो जाएगा मेरे पास, है ना। सब में यही तो बन रहा है, u स्केयर अपॉन 2g आएगा सब में, ठीक है। तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूं, जिस वाले में भी u स्केयर अपॉन 2g बना वो आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले हम इसको जनरल देखते हैं, ये बताना क्या हो जाएगा, वैल्यू रखो इनकी। h क्या है, TRH, वहां से वैल्यू रखो, तो सोल्व करो, इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, अलग ही रखना वैसे इनको थोड़ी देर के लिए। ये तो क्या हो जाएगा, TRH u स्केयर साइन स्केयर अल्फा अपॉन 2g प्लस r, TR सेकंड वाला है ना, तो इसमें साइन 2 अल्फा अपॉन g और इसका होल स्केयर अपॉन h, u स्केयर साइन स्केयर अल्फा अपॉन 2g। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, u स्केयर साइन स्केयर अल्फा अपॉन 2g प्लस ये क्या आ जाएगा, ये टर्म तो यहां मल्टीप्लाई, ये ऊपर, तो आपका क्या क्या बच जाएगा, u की पावर 4, तो एक तो u स्केयर बच गया, फिर आपका साइन स्केयर 2 अल्फा, साइन स्केयर 2 अल्फा है ना, साइन स्केयर 2 अल्फा अपॉन जी स्केयर, जी स्केयर से एक जी कैंसिल आउट हो गया, तो एक जी बच गया, ऊपर ये 2 जाएगा तो ये 2 बच गया आपके पास, और नीचे एक बच गया आपका साइन स्केयर अल्फा, ये बच जाएगा। दो स्टेप में कर लो, एक में नहीं हो रहा तो क्या जरूरी है ना। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, एक साइन 2 अल्फा को क्या लिख सकता हूं, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, स्केयर है तो 4 साइन स्केयर अल्फा कोस स्केयर अल्फा, और एक ये 2 है ऑलरेडी, तो 8 u स्केयर साइन स्केयर अल्फा और कोस स्केयर अल्फा है ना, अपॉन g साइन स्केयर अल्फा, ठीक है। ये कैंसिल, ये तो एज इट इज है, यानी मेरे पास ये बचा u स्केयर साइन स्केयर अल्फा अपॉन 2g प्लस 8 u स्केयर कोस स्केयर अल्फा अपॉन g, और मुझे चाहिए u स्केयर अपॉन 2g, कैसे आ सकता है, इधर तो u स्केयर अपॉन 2g है, साइन स्केयर अल्फा है, अगर ये कोस स्केयर अल्फा बन जाए, u स्केयर अपॉन 2g कोस स्केयर अल्फा बन जाए, तो क्या मेरे पास फाइनल u स्केयर अपॉन 2g नहीं आ जाएगा क्या। तो इसके लिए मैं फिर नीचे क्या लूं, 16 लेना पड़ेगा, 8 अपॉन 16 कैंसिल होते हुए ये क्या बनेगा, u स्केयर कोस स्केयर अल्फा अपॉन 2g, और ये बना तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, u स्केयर अपॉन, यानी मुझे यहां 16 चाहिए, और ये गड़बड़ कहां हो रही है फिर यहां पे, तो क्यों ना मैं अलग पेन से लिख लेना या तो इसको, है ना, कि भाई मैं यहाँ पे 16 लेके चलता हूं, इसलिए मैंने अलग अलग स्टेप किए थे क्योंकि इसमें गड़बड़ करनी थी अपने को, ये 16 तो यहाँ 16, यहाँ 16 तो यहाँ 16, यहाँ 16 तो यहाँ आपका 16, और यहाँ आपका 16, इस स्टेप में चलता हुआ आएगा ये, और ये यहाँ के क्या बन जाएगा फिर आपका u स्केयर अपॉन 2g, तो फिर u आ जाएगा, तो u के लिए क्या करोगे, पहले 2g को इस तरफ लेके जाओगे, फिर अनरूट करोगे तो ये चीज आ जाएगी आपके पास। कौन से में लेके चले हम, 16 वाले में ना, तो यहां मान लो आपके पास कुछ 2 बच जाता, तो फिर क्या लेते, 4 वाला ले लेते, 8 के बजाय मान लो 2 होता लास्ट में,
हो गया। नेक्स्ट देखो, यदि किसी प्रक्षेप्य को अपने पथ के किसी बिंदु P पर पहुंचने में, यदि किसी प्रक्षेप्य को अपने पथ के किसी बिंदु P पर पहुंचने में T समय लगता है, कैपिटल T समय लगता है, कैपिटल T समय लगता है। यहां एक काम करो, इसको कैपिटल टी नहीं स्मॉल टी कर लो, है ना, तो कैपिटल टी फिर उसमें ऑप्शन में भी तो स्मॉल टी है। टी समय लगता है, स्मॉल टी समय लगता है, तथा उस बिंदु से चलकर यानी पी से चलकर अंतिम बिंदु तक पहुंचने में टी डैश समय लगता है। ऐसे कह रहा है बेसिकली ये आपका प्रोजेक्टाइल था, ये मान लो कोई पॉइंट पी है, यहां तक तो टी टाइम लगा और ये आपके पास टी डैश टाइम लगा, उस पॉइंट से आगे चल के फिर लास्ट तक पहुंचने में टी डैश टाइम लग रहा है आपके पास, टी डैश समय लगता है। तो इनमें से कौन सा रिलेशन आपका हो जाएगा? तो क्षैतिज तल से बिंदु P की ऊंचाई क्या होगी? तो क्षैतिज तल से बिंदु P की ऊंचाई क्या होगी? दोबारा, यदि किसी प्रक्षेप्य को अपने पथ के एक बिंदु P तक पहुंचने में T समय लगता है, P तक पहुंचने में T समय लगता है, तथा P से चलकर अंतिम बिंदु तक पहुंचने में T डैश समय लगता है, तथा P से चलकर अंतिम बिंदु तक पहुंचने में T डैश समय लगता है। तो क्षैतिज तल से P बिंदु की ऊंचाई क्या होगी? तो क्षैतिज तल से P बिंदु की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, अब समझो, यहां से एक चीज तो ये क्लियर होगी कि T प्लस टी डैश बराबर कैपिटल T है ना। तो यहां से चला, P पर पहुंचा, लास्ट में पहुंचा, तो पूरा तो टाइम कैपिटल T, इसने उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, T और टी डैश। हमें ये हाइट चाहिए, ये हाइट कैसे निकलेगी बताओ? क्या था ये? अरे ये हाइट क्या थी? y थी ना, p के कोऑर्डिनेट क्या लिए थे हमने? एक्स वाई तो लिए थे, तो ये हाइट y थी। अब y का फॉर्मूला ध्यान है तो बहुत बढ़िया, नहीं ध्यान है तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो था। और u क्या होगा इसमें? ऊपर की तरफ वेलोसिटी, वर्टिकल में बात हो रही है ना, तो वर्टिकल वाली वेलोसिटी लेनी, कौन सी थी? u साइन अल्फा, ठीक है। तो ut साइन अल्फा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस क्यों आया? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या लेनी है? माइनस। आ गया फॉर्मूला, बस ये निकालना हमें। लेकिन ध्यान ये रखना, अब इसमें जितनी भी टर्म्स आ रही है उन सबको हमें जी टी और टी डैश में चेंज करना है, ठीक है। तो एक तो यू साइन अल्फा को करो, अब यू साइन अल्फा को कहां से करोगे? हमें टर्म इसी में चाहिए, टी और टी डैश में, क्योंकि आंसर उसी में आपके पास। तो एक रिलेशन ये भी तो है, टी को क्या लिखते हो? 2u साइन अल्फा अपॉन जी, है ना। और इसको क्या लिखोगे? टी प्लस टी डैश 2u साइन अल्फा अपॉन जी। तो यहां से u साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? क्या आ जाएगी? g इंटू टी प्लस टी डैश अपॉन 2। तो इसको मैं ये लिख देता हूं, t इंटू जी इंटू टी प्लस टी डैश अपॉन 2, और ये ब्रैकेट क्लोज। ये टी मैंने बाहर रखा है, यू साइन अल्फा की मैंने वैल्यू रख दी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चल जाएंगे। बताओ सोल्व करके क्या आ रहा है? एक तो ये आ जाएगा
टी, ये जी और टी स्क्वायर हो जाएगा, जी टी स्क्वायर अपॉन 2, और एक इससे करेंगे तो जी टी और टी डैश अपॉन 2 और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो कैंसिल ही हो गया, जी टी टी डैश बाई, कौन सा आ रहा है, सी। बात आ गई क्या समझ में? फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट ध्यान है कि कैसे निकाले थे हमने तो आराम से हो जाएगा वहां से, है ना। ये एक तो ये टीआरएच वाले ये काम में आएंगे इस चैप्टर में मोस्टली आपके, या फिर ये वाई जैसे डिस्टेंस निकलवा लिया इस तरह से, या एक वो 4h कोट अल्फा, उससे मोस्टली कई सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे यहाँ पे। और एक रिलेशन और आ जाता है, वो भी अभी लिखेंगे, एक दो क्वेश्चन कई बार वहां से पूछ लेता है, फिक्स से पोर्शन है सीधे सीधे, ये देखने में अजीब अजीब लगते हैं, बाकी क्वेश्चन इसके इजी है ना अगर किए हुए हैं तो। इफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज आर, ये लिखो इसको, यदि प्रक्षेप्य का, यदि किसी प्रक्षेप्य का परास कैपिटल आर है, यदि किसी प्रक्षेप्य का परास कैपिटल आर है तो नहीं, तथा यदि किसी प्रक्षेप्य का परास कैपिटल आर है तथा उन दोनों पथों जिनके लिए, तथा उन दोनों पथों जिनके लिए यह संभव है, जिनके लिए यह संभव है, कोमा, उड्डयन काल, उड्डयन काल टी तथा टी डैश है, कैपिटल टी तथा कैपिटल टी डैश है, तो कैपिटल टी तथा टी डैश है, तो क्या कह रहा है कि रेंज आर है, फिक्स है ना, रेंज आर है, यानी पार्टिकल यहां से चलेगा यहां गिरेगा, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट दो अलग अलग आ रहे हैं आपके पास, कौन से केस की बात हो रही है, यानी एक बार इसने अल्फा से फेंका होगा और एक बार इसने 90 माइनस अल्फा से फेंका होगा, हाँ है ना। तो ये दो केस ही तो थे, अल्फा और 90 माइनस अल्फा, उस केस में रेंज आपकी क्या आ रही थी, सेम आ रही थी, है ना। वेलोसिटी यू तो फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं किया है, वेलोसिटी के बारे में कोई चेंज नहीं है ना, यू फिक्स है आपके पास, सिर्फ आपका एंगल चेंज हो रहा है ये। अब ये कह रहा है कि एक में मान लो आपका टाइम लग गया टी, एक में टाइम लग गया आपका टी डैश, टाइम ऑफ फ्लाइट, अब ये उनके बीच रिलेशन पूछ रहा है, तो मान लेते हैं अल्फा वाले में टाइम लग गया टी, अल्फा डैश वाले में, सॉरी अल्फा डैश नहीं, पाई बाई 2 माइनस अल्फा, पाई बाई 2 माइनस अल्फा, इसमें लग गया टाइम आपका टी डैश। तो बताओ वैल्यू निकालो इनकी, टी तो क्या आ जाएगा 2u साइन अल्फा अपॉन जी, और टी डैश क्या आ जाएगा 2u साइन पाई बाई 2 माइनस अल्फा अपॉन जी, जो कि क्या आ जाएगा 2u कोस अल्फा अपॉन जी, टी आ गया, टी डैश आ गया। ऑप्शन में कुछ सेम दिख रहा है क्या, जी टी टी डैश, है ना, तो जी टी टी डैश अगर हमने निकाल लिया तो बराबर में, अगर r बाई 2 आया तो पहला ऑप्शन सही, r बाई 4 आया तो दूसरा ऑप्शन सही, 2r आया तो तीसरा सही, और r आया तो चौथा सही। बात समझ में आई नहीं आई, तो हम जी टी डैश ही निकाल लेते हैं। ऑप्शन में देखा करो, अगर कोई चीज सिमिलर दिख रही है आपको तो उसी को निकाला करो, फिर वो ज्यादा आसान रहता है आपके पास, ठीक है। तो करो जी इंटू टी डैश मल्टीप्लाई करवा दो, और उसको आर में बदलने की कोशिश करना, जी इंटू टी डैश, तो ये आ जाएगा कुछ जी, एक जी तो कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे एक जी बच जाएगा, 4u स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा, और एक 2 बाहर रख लें तो 2u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी,
आर आ रहा है, 2r आ रहा होगा। टू बचा हुआ होगा एक, क्योंकि 2u² साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन, सॉरी साइन 2 अल्फा अपॉन जी, वो बन रहा होगा ना। तो आर आपका क्या होता है, टी आर एच, u² साइन 2 अल्फा अपॉन जी को तो आर लिख देंगे, तो 2r बच रहा होगा। ऑनलाइन आया नहीं आया, ये हो जाएगा सी वाला। सी आ रहा है ना, ठीक। ठीक है, हाँ यस नो बोल दिया करो, पता चले ऑनलाइन वाले कर रहे हो नहीं कर रहे। न्यूनतम वेग जिससे, न्यूनतम वेग जिससे एक प्रक्षेप्य फेंका जाता है, न्यूनतम वेग जिससे एक प्रक्षेप्य फेंका जाता है जिसका क्षैतिज परास आर है, कैपिटल आर है। न्यूनतम वेग जिससे एक प्रक्षेप्य फेंका जाता है जिसका क्षैतिज परास कैपिटल आर है, तो तो महत्तम ऊंचाई क्या होगी, तो महत्तम ऊंचाई क्या होगी। तो महत्तम ऊंचाई क्या होगी। आर इक्वल्स टू 4h कोट अल्फा। मैक्सिमम रेंज वाले उसमें केस में क्या हो गया था आपके पास, अल्फा 45 डिग्री, आर बराबर 4h, एच बराबर आर बाई। क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज में डाउट लग रही है। प्रोजेक्टाइल ऑफ रेंज आर थ्रोन विद लिस्ट वेलोसिटी अनरूट जी आर, लिस्ट वेलोसिटी वही थी वैसे, लिस्ट वेलोसिटी उसी को बोला था ना हमने, अनरूट जी आर को, वो 45 डिग्री में ही थी है ना, हो जाएगा ठीक सही। लिखा था ना कि लिस्ट वेलोसिटी आपको कितनी चाहिए, जब आपको आर चाहिए वहां पे 45 डिग्री पे, तो था वो केस, उस केस में। हो गया। एक व्यक्ति द्वारा एक पत्थर को फेंके जा सकने की महत्तम ऊंचाई h है, तो उसके द्वारा फेंके जा सकने की महत्तम क्षैतिज दूरी क्या होगी। इसका ये तो फर्क है।
समझो क्वेश्चन पढ़ो ढंग से फिर से। बिल्कुल रेंज पूछिए। भाई आपकी जो भी वेलोसिटी है मान लो फिक्स है आपकी, है ना, यू वेलोसिटी है, ठीक है। आपको एक पत्थर को फेंकना है, मैक्सिमम हाइट पर फेंकना है, तो कैसे फेंकोगे आप? मैंने कब कहा मैक्सिमम रेंज पर? मैंने कहा मैक्सिमम हाइट पर फेंकना है, 90 डिग्री पर फेंकोगे ना आप। बात समझ में आई? मैं ये नहीं कह रहा कि मैक्सिमम हाइट पर आपको मैक्सिमम रेंज पर लेकर जाना, मैं कह रहा हूं मैक्सिमम ऊंचा फेंकना आपको। तो जितना ऊंचा फेंकना था आप 90 पर फेंकोगे ना पहले उसको, ऊपर की तरफ, ठीक है। यू तो फिक्स है आपके पास, है ना। तो जब मैक्सिमम महत्तम ऊंचाई वो ये दे रहा है एच, ठीक है। क्या फॉर्मूला था एच का? टी आर एच यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा अपॉन 2g, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब एंगल 90 है उस केस में हाइट क्या है? स्मॉल एच। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एंगल आपका 90 डिग्री है तो उस केस में ये है आपके पास। बात आई समझ में? वो ये कह रहा है कि उस व्यक्ति के द्वारा एक पत्थर को फेंके जा सकने की महत्तम ऊंचाई, मैक्सिमम वो इतनी हाइट पर फेंक सकता है। तब ये बताओ कि वो मैक्सिमम कितनी दूरी तक फेंक सकता है। क्या आया? h इक्वल्स टू यू स्केयर अपॉन 2g। अब हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम रेंज। और मैक्सिमम रेंज कब आएगी? जब वो 45 पर फेंकेगा। और कितनी आएगी? यू स्केयर अपॉन 2g। तो जब आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए तो एंगल क्या लेना पड़ेगा फिर आपको? 45 डिग्री। और उस केस में रेंज क्या आएगी फिर? टी आर एच, तो यू स्केयर अपॉन जी, ये आएगी, ठीक है। और अब इसकी वैल्यू रख दो फिर यहां से 2h, है ना। तो चाहो तो इस रिलेशन को वैसे याद भी रख लेना कि जब एक इंसान एक, वैसे मतलब अगर क्वेश्चन बना के दे दे उसने इस तरह से कि एक आदमी एक कोई भी पार्टिकल है उसको 10 मीटर ऊपर की तरफ फेंक सकता है, तो जब वो ऐसे फेंकेगा मैक्सिमम तो कितना फेंकेगा? तो वो आपका 20 मीटर फेंकेगा फिर मैक्सिमम, अगर उसको पहुंचाना है, ठीक है। जितनी हाइट वो ऊपर की तरफ फेंक सकता है इतनी ये ऐसे है कि यहां से ऊपर की तरफ फेंका तब वो एच फेंक रहा है, तो इसको मैक्सिमम पहुंचाना है तब ये कितना हो जाएगा? ये आपका 2h हो जाएगा, उसका डबल उस तरफ फेंक देगा। ठीक है, क्योंकि यू वगैरह चेंज नहीं हो रहा, जो भी आगे समझ में ध्यान रह जाएगा। चलो, इसमें वो गड़बड़ होती है वैसे 4h वाली, जल्दी से स्टार्टिंग में सब यही करते हैं, बट क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दें। यदि प्रक्षेप्य में महत्तम ऊंचाई क्षैतिज परास के बराबर हो, यदि प्रक्षेप्य में महत्तम ऊंचाई क्षैतिज परास के बराबर हो तब प्रक्षेप वेग होगा R इक्वल्स टू 4h कोट अल्फा। क्या कह रहा है? ये दोनों बराबर है, क्या आ जाएगा? 10 में पूछा है ना, 10 अल्फा क्या आ जाएगा?
1/4 अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/, एक सेकेंड, गलत तो नहीं कर दिया? गलत हो गया क्या? अच्छा, इसको भी उल्टा कर दिया, इसको दोनों को उल्टा कर दिया अपन ने ना, पहले वो tan को उल्टा कर लिया ना अपन ने। ठीक है, ठीक, 4, तो ये आपका tan इनवर्स। r बराबर h कर दिया। ये बताओ, यदि एक कण को क्षैतिज के साथ अल्फा कोण बनाते हुए फेंका जाता है, यदि एक कण को क्षैतिज के साथ अल्फा कोण बनाते हुए फेंका जाता है, तथा इसका क्षैतिज परास कैपिटल आर है, तथा इसका क्षैतिज परास कैपिटल आर है, यदि यह बिंदु पी क्यू से गुजरता है तब tan अल्फा बराबर होगा। यदि यह बिंदु पी क्यू से गुजरता है तो tan अल्फा बराबर होगा। तो tan अल्फा बराबर होगा, सीट के क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे, तो आप y का रिलेशन लिखा था हमने, क्या आया था ध्यान करो। ut sin अल्फा माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, वो नहीं, जब एक्स वाई में जब हमने निकाला था, रिलेशन निकाला था तब, क्योंकि यहाँ एंगल ऑफ उससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना वहां पे, तो वाई और एक्स में रिलेशन निकाल लिया था ना हमने, वो क्या बन गया था अपने पास, एक्स tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर अल्फा, क्या आया था। ठीक है, अब बिंदु क्या है, पी क्यू, अब बिंदु क्या है, पी क्यू, यानी तो ये हो गया Q इक्वल्स टू पी tan अल्फा माइनस जी पी स्क्वेयर अपॉन 2u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर अल्फा। ठीक है, मुझे सारी चीजें या तो R में चेंज करनी है या P में या Q। ठीक है, tan अल्फा मुझे चाहिए होगा क्योंकि उसकी तो वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको तो रखेंगे, ये P में चेंज हो गया, ये इसको और चेंज करो, तो R नहीं दिख रहा कहीं भी, तो R बनाने की कोशिश करो, यहां पे ऑप्शन में R है आपके पास, है ना, तो कहीं ना कहीं यहां पे R बन रहा होगा, R बनाने की कोशिश करो। Q इक्वल्स टू पी tan अल्फा, इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, माइनस यहां R कैसे बनाए, R क्या था, टी आर एच यू स्क्वेयर तो कैसे बनाओगे,
मुझे ये चाहिए यू स्केयर आर चाहिए ना, यू स्केयर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, ऐसा कुछ चाहिए मुझे। जो भी एक्स्ट्रा चाहिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। इसमें ऐसे करवाओ आप। हम्म, आर कहाँ आ रहा है आपका, इस तरफ लेके जाएंगे ये आपको। यू स्केयर चाहिए क्या हमें, यू स्केयर नहीं चाहिए ना, तो यहां से यू स्केयर को हटा दो, क्या आ जाएगा आर जी अपॉन साइन 2 अल्फा, वहां से आर जी अपॉन साइन 2 अल्फा, तो जी पी स्केयर 2 कोस स्केयर अल्फा, और ये जो 1 अपॉन यू स्केयर था, इस यू स्केयर को हटा देते क्योंकि यू स्केयर हमें चाहिए भी नहीं कहीं पे, तो यू स्केयर हटा लें, और इस रिलेशन से हटा रहे हैं क्यों, क्योंकि इसमें आर आ जाएगा फिर आपके पास, तो क्या आ जाएगा आर जी और आपका साइन 2 अल्फा, ये हो गया। अब क्या बच गया एक्स्ट्रा, अब इसको थोड़ा सा एक बार कैंसिल आउट करके देखो, ओपन करके कैंसिल आउट करो इसको, क्या बच रहा है पी टेन अल्फा माइनस, बताना क्या बच रहा है, एक ये जी तो कैंसिल ही हो गया, एक तो पी स्केयर बच गया, यहां साइन अल्फा से वो करके देख लेते हैं। ये लो, क्या करें, ये क्या था 2 यू स्केयर ओ स्केयर अल्फा साइन अल्फा से, कौन सा बन गया यार, यू स्केयर, तो 2 साइन अल्फा कोस अल्फा लेना पड़ेगा ना, तो एक कोस अल्फा बच जाएगा और एक ये ऊपर साइन, तो इसको टेन अल्फा कर दें, एक ये पी स्केयर, और जी तो इसमें आ ही जाएगा अपोन में आर, ऐसे। आप कॉमन ले लो फिर, तो क्या आ रहा है पी माइनस पी स्केयर बाई आर टेन अल्फा, और हमें टेन अल्फा ही तो चाहिए था, तो टेन अल्फा आपके पास आ जाएगा, ये इसको एलसीएम लेंगे तो आर, आर यहां, तो क्यू आर अपोन, और ये आर पी माइनस पी स्केयर, ये नीचे आर पी माइनस पी स्केयर, कौन सा सेट हो रहा है क्यू अपॉन पी कॉमन, आर अपॉन आर माइनस पी, क्यू अपॉन पी तो बी, है ना, वो जो अभी किया था उससे भी हो जाता, उससे वो टेन अल्फा वो वैसे चेंज हो गया था, टेन अल्फा बच गया था लास्ट में, कैसे भी कर लो, जैसे ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास, साइन से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई, हाँ ठीक हो गया।
अब यहाँ पे एक रिलेशन है, ये आपको डायरेक्टली याद रखो, कई सारे क्वेश्चन में काम में आएगा रिजल्ट। एक ही पॉइंट से सेम वेलोसिटी से सेम आपके पास दो बॉडी फेंकी गई, ठीक है। रेंज बराबर होना कोई जरूरी नहीं है ना, सेम वेलोसिटी है, टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट एंड सेम वेलोसिटी इन डिफरेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन डिफरेंट है आपके पास, तो ये बरोबर मान लो। चलो वैसे लिख लेते हैं इसकी बजाय, डायग्राम की बजाय। आपके पास एक तो केस में क्या है आपका, मान लेते हैं अल्फा कोण से फेंका उसको, अल्फा से फेंका, टाइम ऑफ फ्लाइट उसका t1, रेंज उसकी r1, ठीक है। दूसरे को बीटा से फेंका, टाइम ऑफ फ्लाइट t2, रेंज उसकी r2, और हाइट, मैक्सिमम हाइट h1 तक गया, ये मैक्सिमम हाइट h2 तक गया। दो बॉडी है आपकी, एक ही पॉइंट से फेंकी है, वेलोसिटी सेम है दोनों की, u यानी सेम है आपके पास, ठीक है। फर्स्ट वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट मान लो t1, रेंज r1, हाइट h1, मैक्सिमम हाइट। दूसरे वाले का t2, r2 और h2। उस केस में अपने पास ये रिलेशन आते हैं ना, तो इनको डायरेक्ट याद रखो, कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया है, निकालने को वहां भी निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, बट वो फिर इतना कैलकुलेशन करना ही क्यों है। तो अगर अल्फा और बीटा का सम 90 है आपके पास, तो रेंज दोनों के बराबर हो जाएगी, ये तो आपको बताया था भाई। मान लो एक को 30 से फेंका, एक को 60 से फेंका, तो उस केस में दोनों की रेंज क्या आएगी, फिर सेम आएगी, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम ही है आपकी, यू तो, ठीक है। बट ये तभी बराबर होगी रेंज जब आपकी दोनों का सम 90 हो, अदरवाइज नहीं होगी, है ना। अदरवाइज तो फिर आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। मान लो वो एक 30 डिग्री एंगल पर पूछ रहा है, एक 60 पर पूछ रहा है, तो रेंज दोनों की सेम आएगी उस केस में, ठीक है। वो पहले भी हमने किया था उस केस में, स्टार्टिंग में भी लिखवाया था आपको, अल्फा और 90 माइनस अल्फा से, भाई अल्फा और एक आपका 90 माइनस अल्फा से, अगर दोनों को आप ऐड करोगे तो वापस क्या बन जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर इन दोनों से फेंकते हो तो रेंज क्या आती है आपकी, सेम आती है। उस केस में R1 R2 बराबर हो जाएगी, जो भी आपकी R है उसकी। दूसरा R जो है वो आपका, अगर H1 H2 में रिलेशन देखोगे तो 4√H1 H2 आपका रिलेशन यहां पे बन जाता है। और टाइम में देखोगे तो 1/2 G T1 T2, ये अभी किया भी था। ठीक है, तो इनको डायरेक्ट ध्यान रखो, ये 2-3 बार अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, कभी R के लिए पूछ लेता है, कभी T के लिए पूछ लेता है ना। ये मतलब है तो ये तो दोनों R के लिए ही है, बट एक बार T के रेस्पेक्ट में, T1 T2 के रेस्पेक्ट में, एक बार H1 H2 के रेस्पेक्ट में आपके पास, या पूरा एक ही क्वेश्चन बना के दे देगा आपको कि दो बॉडी इस तरह से फेंकी, R ये होगा, T ये होगा आपका, सॉरी R ये होगा, एक R ये होगा और एक आपका, अच्छा इसकी जो रेंज है उनका रेशियो क्या आ जाएगा, 1/1, 1:1। ये लेकिन ये कब आएगा, जब दोनों का सम क्या है 90 है। तो ये कई बार ये इस तरह से पूछा हुआ है। एक बार क्वेश्चन आया था आपका कि 45 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा से एक पार्टिकल को फेंका गया, इन दो कोणों से आपका फेंका गया उसमें, ठीक है। तो टोटल एंगल कितना हो गया 90, यानी रेंज क्या होगी सेम। तो उस केस में ये पूछ लिया था कि आपकी R1/R2 या जो रेंज है उनका अनुपात क्या होगा, तो वो 1:1 आएगा। क्यों, क्योंकि रेंज दोनों में क्या बनेगी आपकी सेम। जब अगर दोनों का सम 90 है, एक अल्फा है दूसरा 90 माइनस अल्फा ही तो है, तो उस केस में रेंज क्या आएगी सेम, तो रेशियो क्या आएगा फिर 1:1। अगर ये 90 नहीं है दोनों का सम, तो फिर कुछ ना कुछ रेशियो आएगा आपके पास, फिर आपको R1 अलग से निकालना पड़ेगा, जो भी एंगल दे रखा है उसके अकॉर्डिंग R1 निकालो, जो एंगल दूसरा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग R2 निकालो, वहां से फिर रेशियो देखो। तो क्वेश्चन देखो,
यदि किसी कण का प्रक्षेप वेग u, यदि किसी कण का प्रक्षेप वेग u तथा क्षैतिज के साथ कोण अल्फा है, यदि किसी कण का प्रक्षेप वेग u तथा क्षैतिज के साथ कोण अल्फा है, एंड इट्स डायरेक्शन, तो कितने समय के पश्चात यह पहली दिशा से समकोण बनाता हुआ चल रहा होगा। तो कितने समय के पश्चात यह पहली दिशा से, यानी स्टार्टिंग वाली जो डायरेक्शन आपने बताई है, उससे समकोण बनाता हुआ चल रहा होगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये आपका पार्टिकल है, मान लो इस वेलोसिटी से आपने u से क्या किया, इसको प्रोजेक्ट किया, ऐसे आया ना, ठीक है। u वेलोसिटी से आपने क्या कर दिया, इसको प्रोजेक्ट कर दिया, ये इसकी डायरेक्शन होगी। कितने टाइम बाद ये आपका इसके साथ 90 बनाएगा? अब इसकी वेलोसिटी कहां होगी, यहां, तो कहीं ना कहीं जब यहां आ रहा होगा ये ऐसे, तब ये इसके साथ 90 बनाएगा। बात समझ में आई? इस जगह पे हम मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये बीटा एंगल बना लेता है, उस टाइम पे हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल क्या मान लेते हैं, बीटा मान। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कह रहा है? तो इस जगह पे हमें टाइम निकालना है, यहां पे क्या निकालना है, t। स्टार्टिंग में u वेलोसिटी से फेंका, अल्फा कोण से फेंका, जो भी डायरेक्शन है उसके साथ कितने टाइम बाद ये 90 बनाएगा। तो हमें ये जो टाइम है, यहां से यहां तक का जो टाइम लगा, वो बेसिकली हमें चाहिए। एक दूसरे पर अगर कोई दो लाइन आपकी 90 है, तो उनका स्लोप के बारे में क्या रिलेशन था, स्लोप ऑफ दीज टू लाइन, या प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ दीज लाइंस बराबर -1। यानी इसका तो मैं tan अल्फा ले लूं और इसका tan बीटा। भाई किसी भी लाइन का स्लोप tan से तो निकालते हो, ये -1, यानी मेरे पास tan बीटा की वैल्यू आ गई -1/tan अल्फा, या tan अल्फा की वैल्यू -1/tan बीटा, एक ही बात है। ये कॉन्सेप्ट यहां पे थोड़ा सा अलग से आपको काम लेना पड़ेगा, स्लोप। ठीक है। अब आपको पता है कि किसी भी पॉइंट पर आप बात करोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका हमेशा क्या रहता है, वेलोसिटी का सेम रहता है ना। तो आगे लाइन में लिख लेंगे नेक्स्ट, सिंस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज सेम थ्रू आउट द मोशन, सिंस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज सेम थ्रू आउट द मोशन। अब क्योंकि प्रक्षेप्य गति के दौरान वेग का क्षैतिज घटक हमेशा एक समान रहता है, वेग का क्षैतिज घटक हमेशा अचर रहता है। तो बताओ क्या आ जाएगा? उस पॉइंट पर वेलोसिटी मान लेते हैं v, जो बाद वाला पॉइंट है उस पर वेलोसिटी v। तो ये तो आपका कितना एंगल लिया, बीटा आपने,
v, और ये आपका क्या हो गया, तो v कोस बीटा और ये आपका v साइन बीटा है ना, ठीक है। और इनिशियल आपका यहाँ है u कोस अल्फा, ये है ना u, और ये आपका u साइन अल्फा, ठीक है, दैट इज, तो आपका जो v कोस बीटा है वो आपका बराबर होगा u कोस अल्फा के। एक रिलेशन तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये तो है ना। v वाला सॉरी y वाला जो है वो चेंज होता रहता है, वो किसकी वजह से चेंज होता है, आपका उस पर फोर्स लग रहा होता है, कौन सा, अरे किसी भी पॉइंट पर जैसे वी वाई क्या होगी, ये बताओ वी वाई क्या होगी, वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, वाई क्या था, यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्र, और उसका डॉट करवाओगे तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी, क्या ही थी वो, यू साइन अल्फा, तो टी तो हट गया था, तो यू साइन अल्फा और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करवाओगे तो 2 आ गया है कैंसिल आउट, तो माइनस जी टी, ये तो था वी वाई। और वी वाई क्या था, बेसिकली ध्यान करो ऊपर की तरफ वेलोसिटी थी, अब यहां ऊपर की तरफ वेलोसिटी क्या होगी, यहां तो नीचे की तरफ है, जो आपका v है वहां तो नीचे की तरफ है, तो इसको मैं नेगेटिव ले लूं या तो, है ना, या तो इसको अगर दोनों को कंपेयर, या सीधा सीधा ये लिख दो ना कि भी इसका कंपोनेंट ये हो गया v, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, v साइन बीटा इक्वल्स टू ई, ये दो रिलेशन आ गए भाई। आपने दो रिलेशन कैसे निकाले हैं, एक तो आपने ओरिजिनल अपने पास जो फॉर्मूला था उससे निकाला है, एक मुझे सीधे सीधे दिख रहा है कि सर ये v है और इसका वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो v साइन बीटा होगा, तो मतलब दोनों बराबर होने चाहिए, फिर सीधी सी बात है, ऐसे तो है नहीं कि दो वेलोसिटी अलग अलग आ जाएंगी, बात तो उसी डायरेक्शन की हो रही है, तो ये दोनों बराबर। अब यहां से बताओ नंबर 2 क्या पूछा है उसने, टी पूछा है ना, तो टी निकालने की कोशिश करो, तो कोस अपॉन साइन कर दे, साइन अपॉन कोस कर दे, टेन तो आ जाएगा, टेन बीटा बराबर, तो साइन अपॉन कोस ये कर रहे हैं हम, यू साइन अल्फा माइनस जी टी अपॉन यू कोस अल्फा, ठीक है, इसको क्या लिख देंगे, टेन बीटा बराबर क्या करें, टेन अल्फा बन जाएगा, टेन अल्फा माइनस जी टी अपॉन यू कोस अल्फा, बट हमें तो चाहिए ना, सबको अल्फा में चेंज कर लो, इसको भी अल्फा में चेंज कर लो, क्या लिख सकते हैं, ये जब भी कैंसिल आउट हो पाएंगे, माइनस वन अपॉन टेन अल्फा, टेन अल्फा माइनस जी टी अपॉन यू, टाइम चाहिए हमें, आपको क्या चाहिए टाइम, और टाइम में कहीं भी आपको वो सॉरी बीटा दिख रहा है क्या, जो रिजल्ट चाहिए हमें, सारे क्या है आपके अल्फा में है, तो हम इस वाले बीटा को भी क्या कर लिया हमने अल्फा में चेंज कर लिया, अब देखो कौन सा आ रहा है, ये निकालना आपको, यू तो चाहिए उसमें, यू तो है जो ऑप्शन है उनमें, टी निकालो टी, ये आ जाना चाहिए कुछ, टी इक्वल्स टू अपॉन जी कोसिकेंट अल्फा, यानी अपॉन में अगर लिखोगे तो साइन अल्फा, यू अपॉन जी साइन अल्फा बचना चाहिए आपके पास, तो या तो एलसीएम ले लो, ऐसे करवा लो,
नहीं बन रहा, साइन कोस में रख लो फिर, या तो में नहीं आ रहा। यहाँ पे इसको चेंज मत करो, फिर यही रख लो यू साइन अल्फा, अगर टेन में दिक्कत आ रही है तो इसको और इसको चेंज कर लो, -1/10 अल्फा, यहीं पे बस चीजें कर, वहां से निकाल लो। आया नहीं आया? आ गया। कैलकुलेशन है, थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक जो चीजें हैं वो तो आपको सीधा। ठीक है। यदि किसी प्रक्षेप्य की महत्तम ऊंचाई पर वेग, यदि किसी प्रक्षेप्य का महत्तम ऊंचाई पर वेग, यदि किसी प्रक्षेप्य की महत्तम ऊंचाई पर वेग इसकी महत्तम से आधी ऊंचाई पर वेग का, यदि किसी प्रक्षेप्य की महत्तम ऊंचाई पर वेग इसकी महत्तम से आधी ऊंचाई पर वेग का √2/5 गुणा है, आधी ऊंचाई पर वेग का √2/5 गुणा है, तब प्रक्षेप कोण होगा। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी, जब मैक्सिमम हाइट पर होगा तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट तो क्या हो जाता है, जीरो, सिर्फ कौन सा बचता है, हॉरिजॉन्टल वाला, यानी कि u cos अल्फा। हॉरिजॉन्टल तो हर जगह सेम ही रहता है, पूरे मोशन में u cos अल्फा ही रहता है, वो बराबर दे रखा है इसने √2/5 ऑफ इसकी आधी ऊंचाई पर, मैक्सिमम की आधी ऊंचाई पर, यानी h/2 पर, h/2 पर इसकी जो वेलोसिटी है उसका, h/2 पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, से निकाल लो ना, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, ये क्या आ जाएगा, v² इक्वल्स टू u², u क्या लिखोगे यहां पे, इसमें बात कर रहे हैं ना वर्टिकल में, तो u² sin² अल्फा और -2g और हाइट s, h/, वर्टिकल डायरेक्शन में बात कर रहे हैं हम, तो v क्या आ जाएगा, v आ जाना चाहिए आपका √u² माइनस GH, यही है क्या, u² माइनस GH, साइन तो नहीं लिखा इसने,
पर इसमें हम कंपोनेंट थोड़े, हम तो टोटल ही ले रहे हैं ना। ये वेलोसिटी तो आपकी टोटल ही है आपके पास, है ना, तो इसको यू ही रहने दो फिर इसको। फिर उस केस में टोटल वेलोसिटी, पर ये तो ठीक है, इसमें तो गड़बड़ नहीं है। तो फिर वो करो इसकी, ये तो y वाली आ गई, x वाली क्या आ जाएगी, ऐसे देख लो। ये तो y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी आ गई आपके पास, है ना, y की तो निकाली हमने, ठीक है, और x वाली क्या आ जाएगी, u कोस अल्फा, है ना, और इन दोनों का स्केयर करके अंडर रूट करेंगे तो वहां से फाइनल आ जाएगी आपके पास। वो क्या आ रही है, ये तो ऑलरेडी स्केयर ही है, ये तो ऑलरेडी स्केयर ही तो है आपके पास, तो इसका तो स्केयर करने की जरूरत है नहीं। क्या चाहिए हमें, यूज, ये आपका उसका क्या हो जाएगा, यू स्केयर कोस स्केयर अल्फा प्लस, और ये यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा माइनस, ये तो जी एच ही बच गया, और ये क्या बन गया आपका यू स्केयर, और अंडर रूट एक चल ही रहा था आपका, तो अंडर रूट यू स्केयर माइनस जी। बात आई नहीं आई समझ में है, ये तो आपकी वी वाई है, ऐसे लिख लो इसको। क्यों वी वाई क्यों है, क्योंकि हमने जब ये फॉर्मूला काम में लिया है तो सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी भी कौन सी डायरेक्शन में ली है, वर्टिकल में। डिस्टेंस कितना लिया, h बाई टू हाइट पर है, वो पार्टिकल आपका यहां पर है ना, ये मान लो टोटल हाइट है कैपिटल एच, तो वो पार्टिकल कहीं यहां पर है h बाई टू पर, इस जगह पे वो पूछना चाह रहा है आपसे, तो यहां पर ये वेलोसिटी ये होगी, अब ये तो हर जगह सेम ही रहती है, तो Vx तो क्या हो जाएगी u कोस अल्फा, इसमें तो कोई चेंज आता ही नहीं है, चेंज किस में आता है सिर्फ उसमें, और वो हमने निकाल लिया यहां से। टाइम होता है और फिर वेलोसिटी निकालनी होती है, तो कौन सा फॉर्मूला काम में लेते फिर, इक्वल्स टू v इक्वल्स टू यू प्लस एटी वाला, हमारे पास डिस्टेंस था इस वजह से हमने ये फॉर्मूला काम में लिया, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए, हो गया। बस अब इसको सोल्व करो, वैल्यू रखो एच की, दोनों तरफ या तो एक बार स्क्वायर करवा लो, ये तो हट जाएगा, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 2/5, और ये हो गया आपका यू स्क्वायर माइनस जी एच, एच की वैल्यू रख दो, सोल्व करो इसको, लास्ट में कोस स्क्वायर अल्फा का कुछ वैल्यू बच जानी चाहिए, और वहां से अल्फा आ जाएगा आपके पास। एच की वैल्यू क्या लिखोगे, यू स्क्वायर टी आर एच, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, बार 2 है ही, तो 2 से 2 तो कैंसिल कट जाएगा नीचे वाला 2g वाला, और जी भी है ही बार, यहाँ जी भी है, ये भी ध्यान रखना एच के बार, है ना, तो जी भी कट जाएगा। लास्ट में ऐड वगैरह ओके, यू स्क्वायर भी कट रहा होगा कहीं ना कहीं, नहीं कट रहा, इस तरफ ले आना उसको, ये इधर भी तो आपका है, जो ये 5 है 5 को तो इस तरफ ले आना, या तो 5 यू स्क्वायर को स्क्वायर अल्फा, जो भी है, क्या आ रहा है बताओ, को स्क्वायर अल्फा क्या बचा,
उसके अल्फा 1/4 बच रहा होगा ना, नहीं बच रहा, क्यों? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस में चेंज कर लो। या तो इसको साइन में चेंज कर लो या उसको कोस में चेंज कर लो, सेम में करोगे तभी तो होगा। सेम करके फिर ले आओ एक तरफ। आ गया? तो कोस अल्फा 1/2, अल्फा आपका 60 डिग्री। नहीं आया क्या? ऑनलाइन करवाना है क्या? इतने स्टेप का तो था ही नहीं, यही हो जाता है आपका 4u² कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 2u² माइनस 2gh। h आपका था u² साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, ये कैंसिल ही हो गया, ठीक है। और इस u² साइन स्क्वायर अल्फा को इधर लेके आए तो 4u², नहीं सॉरी यहां तो नहीं लेके आएंगे, यहां एक u² तोड़ लो इसको, u² प्लस u², एक u² यहां करके तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो उसको कोस में चेंज कर लिया, कोस में चेंज करते एक u² बच गया, एक कोस, तो उसको इधर ले आए माइनस, तो ये 1/4 आ जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर अल्फा। हो गया? रेंज आर है, एच और एच डैश आपकी ग्रेटेस्ट हाइट है, दो रास्तों के लिए, तो ये तो सीधा ही था, इसको तो रहने दो, सीट में होगा ये शायद, देखो क्वेश्चन क्या आएगा इसमें। 4 अंडर एच एच डैश, उसमें लिखा था नहीं लिखा? देखो उसमें एक बार वो क्वेश्चन जो नोट लिखवाया था आपको, रिजल्ट लिखवाया था ना, है ना? निकालोगे कैसे अगर बाई चांस आपको नहीं ध्यान है तो निकालोगे कैसे? यहां कैसे सोचोगे कि भाई दो आपके पास रेंज आपकी आर है, रेंज दोनों में सेम है, रेंज सेम है तो यानी एक एंगल क्या होगा अल्फा, तो दूसरा π/2 माइनस अल्फा, उस केस में रिलेशन निकाल लो आप एच में, भाई एक में एच लिया अल्फा के लिए, एच डैश लिया π/2 माइनस अल्फा के लिए, दोनों एच में रिलेशन देख लो, और कॉमन आपको दिख रहा है कि एच एच डैश कॉमन आ रहा है, तो एच एच डैश निकाल लो। एच एच डैश की वैल्यू अगर आपकी r² आ रही है तब तो ये हो जाएगा, और ये आपका r²/4 आ रही है तो ये हो जाएगा, r²/9 आ रही है तो ये हो जाएगा, r²/16 आ रही है तो ये हो जाएगा, तो 16h वो सॉरी r²/16 आ रही होगी, है ना लास्ट में, डायरेक्ट याद रहता है तो बहुत बढ़िया आपके पास। ये क्वेश्चन बाद में चाहो तो बाद में नोट कर लेना ना, पीडीएफ उससे वीडियो से देख के, वीडियो अपलोड कर देंगे इनकी। इसमें बताओ, तो आपको प्रोजेक्टाइल फेंक रखा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा, यहां कुछ और भी दे सकता है, वो दे सकता है क्या? जैसे ऐसे दे सकता है कि 30 माइनस थीटा और 30 प्लस थीटा, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर टोटल आपका 90 थोड़ी बनेगा, है ना? वैसे दे सकता है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री पर फेंका है, तब फिर वही बात हो जाएगी। तो इस केस में रेंज क्या आएगी? दोनों सेम, रेंज सेम तो रेशियो आपका 1:1। ये बताना, अल्फा और 90 माइनस अल्फा से फेंक दिया, हो गया। और ये सेम रेंज है, हॉरिजॉन्टल में फेंक रहे हैं, सेम वेलोसिटी है, दो अलग अलग एंगल अल्फा और बीटा से फेंका है। कब हो सकता है ये? जब अल्फा और बीटा का सम क्या हो 90। बताओ कौन सा, ए भी सही है, सी भी सही है, क्यों? 10 90 माइनस अल्फा, इसमें हमें थोड़ी पता है 45 है, एक केस के लिए सेम हो गया तो आपको ये थोड़ी पता है कि 45 ही अल्फा, 45 नहीं हुआ तो हर एक जगह सही होना चाहिए ना। हमें ये पता है कि आसम 90 है,
तो आपका ये थोड़ी कह सकते हो कि 1030 और 1060 तब थोड़ी बराबर है, तो ये केस तो नहीं होगा ना भाई। मुझे थोड़ी पता है कि 45 ही एंगल, मुझे सिर्फ ये पता है कि दोनों का सम 90 आना चाहिए, तभी ये केस हो रहा होगा, क्योंकि सेम रेंज है, सेम जगह से फेंका है, सेम वेलोसिटी से फेंका है, दो अलग अलग एंगल पे फेंका है अल्फा और बीटा से, तो इसका मतलब रेंज सेम आ रही है, तो उसने या एक तो एंगल जो भी फेंका होगा, दूसरा 90 माइनस उस एंगल से फेंका होगा आपके पास। तो एक अगर बीटा है तो दूसरा आपका 90 माइनस बीटा से फेंका होगा, या अल्फा जो भी है मान लो, एक अल्फा है तो दूसरा 90 माइनस अल्फा होगा, ऐसा रिलेशन होगा। कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है? cos 30 और sin 60 ये बराबर होंगे ना। cos 90 क्या होता है? 0 होता है ना, तो ये तो वैसे गलत हो गया, ये भी गलत ही हो जाएगा, है ना। वो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से केस की बात कर रहा है वहां क्या। इसमें दो मास आपके फेंके हैं 30 डिग्री से, वेलोसिटी सेम है, एक 30 से एक 60 से, ठीक है। एक ने R1 कवर किया, दूसरे ने R2, तो कितना आएगा? बराबर ही जाएंगे, एक 30 एक 60, R1 बराबर R2, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन आपके पास आ जाते हैं, तो ये मैं वैसे भेज दूंगा, ये तो करोगे किसको? चलो कर ही लो, फिर ये आपकी डायनेमिक्स कंप्लीट ही हो जाएगी, है ना। बाकी फिर कल कर लेना इसमें, मतलब कल क्या, ये तो कंप्लीट ही हो जाएगा फिर। लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन आपको बेसिकली ये, जब तक कोई पार्टिकल अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो जैसी कंडीशन में वो वैसे ही रहता है, जड़त्व का नियम इसको बोलते हैं, इनर्शिया, है ना। वो जड़ा हुआ है अपनी जगह से एज इट इज, वो नहीं हिलना चाहता, ठीक है। अगर वो चल रहा है सेम स्पीड से तो सेम स्पीड से चलता रहेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल कोई अलग से फोर्स उस पर काम नहीं करता है, या अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहता है, ठीक है। इस नियम को जो है आपका जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी जो है कहा जाता है। तो अगर कोई आपका पार्टिकल था, वो मान लो चलते चलते उसकी स्पीड बढ़ गई या स्पीड कम हो गई, या मान लो रुका हुआ था और चलने लग गया, तो इससे एक चीज कंफर्म हो जाती है कि कोई ना कोई फोर्स तो इस पे लग रहा है, कोई ना कोई फोर्स तो इस पे लग रहा है, तभी इसकी जो वेलोसिटी है उसमें चेंज आया है, या फिर ये पहले रेस्ट पे था तो चलना स्टार्ट हो गया। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो आपको ये बताता है कि कोई फोर्स प्रेजेंट है या नहीं है वहां पे, है ना। क्योंकि अगर कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो वो पार्टिकल जैसे है वैसे की वैसे ही चलता रहेगा, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो मान लो किसी फिक्स वेलोसिटी से चल रही है तो फिक्स से ही चलता रहेगा। अगर कुछ चेंज आ रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स तो है। तो फर्स्ट लॉ आपको बताता है कि कोई बल जो है वो विद्यमान है आपका। हिंदी में लिखवाना, या इंग्लिश से कर लोगे, बताओ। एक बार तो यही पूछा हुआ था, है ना, कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को किस नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। तो पहला ये बताता है कि कोई ना कोई फोर्स है, और वो कब पता चलता है? जब उसमें कुछ चेंज आता है बॉडी में। ये क्या कह रहा है कि अगर फर्स्ट लॉ ये कहता है आपको कि अगर कोई बॉडी या तो रेस्ट पे है या किसी कांस्टेंट स्पीड से वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तब ये उसी स्पीड से या तो रेस्ट में तो रेस्ट पे ही रहेगी, या फिर उसी स्पीड से मूव करती रहेगी जब तक कि अनलेस कोई ना कोई एक फोर्स इस पे क्या नहीं हो जाता, अप्लाई नहीं हो जाता, अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स। जब तक कि कोई फोर्स इस पे हम एक्ट नहीं करवाते, इस पे अप्लाई नहीं करते हैं, तब तक ये या तो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर किसी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो उसी कांस्टेंट स्पीड से ये चलती रहेगी, आपके पास कोई चेंज नहीं आएगा। और इस चीज को बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया।
मतलब इस कंडीशन को तो इनर्शिया बोला जाता है, जड़त्व, जैसे घर वाले बोलते नहीं है कि इसके बेड के जड़ गया बिल्कुल ऐसे, है ना, तो वो चीज तो जड़त्व। और वो फिर वो जो फोर्स काम कौन सा करता है आपका, चप्पल आती है, तो जब चप्पल आती है तब आप उठते हो, तो जब तक कोई फोर्स नहीं आएगा आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहते, वो चीज है यहाँ पे, इससे याद रह जाएगा। चलो सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये आपको बताता है कि चलो फोर्स तो आ गया, आपकी पोजीशन में चेंज हुआ तो फोर्स आया, अब उस फोर्स की क्वांटिटी कितनी है, कितना फोर्स है वो आपको सेकंड जो लॉ ऑफ मोशन है वो बताता है। तो ये आपको क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन देता है उस फोर्स का। कि भाई जो भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसकी वजह से बॉडी के मोशन में कितना जो है चेंज आएगा। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू द फोर्स इंपोज्ड ऑन इट, बेसिकली। मास इंटू वेलोसिटी, डेरिवेटिव करवाओगे तो डी रो बाई डी टी, है ना, क्या हो जाएगा, मास इंटू डीवी बाई डी टी। और फिर दूसरे में क्या करते हो, इसको v को एज इट इज, इसका डेरिवेटिव दिए तो कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, तो यही आ जाएगा। और ये क्या हो जाता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन, और ये क्या बन जाता है आपका फोर्स। तो ये बेसिकली आपको ये चीज बताता है कि फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, या एफ भी लिख सकते हो इसको चाहो तो, एक ही बजाय एक ही बात। कि जितना बॉडी का मास है इनटू जितना एक्सेलेरेशन लगा हुआ है वो आपको बताएगा कि जो बल है वो कितना है आपके पास, फोर्स कितना है। क्योंकि सीधी सी बात है, आपने कोई फोर्स जो है अप्लाई किया है तो सेम हर एक बॉडी पर वो सेम काम करता है क्या। जैसे मान लो आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, एक तो आप बहुत बड़े ब्लॉक पे लगा रहे हो, मान लो कोई वो रखा हुआ है, ट्रक रखा हुआ है, उसके धक्का लगा रहे हो, और एक वही आप एक कोई छोटा सा बच्चा है रिश्तेदारों का, उसके धक्का लगा दिया, है ना, दोनों पे इफेक्ट सेम आएगा क्या, डिफरेंट आएगा। तो वो किसकी वजह से, क्योंकि मास की वजह से फर्क पड़ रहा है वहां पे। तो मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, वो आपका मास इंटू एक्सेलेरेशन, दोनों वहां पे चीजें आपके पास फर्क पड़ जाता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें बेसिकली ये बताता है कि जो भी अप्लाइड फोर्स है उसी डायरेक्शन में वहां से चीजें आपको पता चल जाती है। तो ये कुल मिला के बात ये है कि पहला आपको ये बताता है कि अगर चेंज हुआ है, पार्टिकल आपका रेस्ट पे था और चलने लग गया, तो मतलब कोई ना कोई फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास। ठीक है, जैसे आप अंधेरे में जा रहे हो रात में और कोई ऐसे एकदम से कोई चीज हिलने लग जाए या लाइट, तो जब छेड़छाड़ हो रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स वहां पे प्रेजेंट है। अब जहां पे आपको जितना डर लग रहा है उससे फिर पता चलेगा कि कितना फोर्स है फिर वहां पे ना, आपके डर की उससे। अब पूरा रोशनी है तब इतना डर नहीं लगेगा, लाइट कम है तो थोड़ा और ज्यादा डर लगेगा। तो ये आपको क्वांटिटी बताता है। थर्ड कहता है कि भाई डर लग रहा है तो फिर पैर भी कांपेंगे, है ना, तो इक्वल एक्शन है तो रिएक्शन भी हो जाएगा आपके पास वहां पे। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि ऐसा नहीं है कि फोर्स आपका अकेला कहीं पर होगा, उसका रिएक्शन फोर्स भी अवेलेबल होगा वहां पे। एक्शन है तो रिएक्शन फोर्स भी होगा। एक्शन रिएक्शन तो अभी आरपीएससी में एग्जाम में देखा ही था, इसमें आरएएस वाले में सारे पीछे पड़े हुए थे आरपीएससी के, पेपर पोस्टपोन करवाओ, ये करवाओ। आरपीएससी ने रिएक्शन में ऐसा पेपर बना के दे दिया, बोले पढ़ाई कर लो चुपचाप। तीसरे दिन उठा के मुंह उठा के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, कभी कोर्ट में पहुंच जाते हैं कि हमारा ये एग्जाम है, हमारा वो एग्जाम। वो रिएक्शन ही तो था, कोचिंग वालों को दिखाई नहीं कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं।
जीके की कोई लिमिटेशन नहीं होती, मैथ्स में अपने पास ये है कि भाई क्या होगा चेंज, ऐसा तो है नहीं कि कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। जीके में तो कोई लिमिट ही नहीं है, कितना सारा है वहां पे। अब प्रोजेक्टाइल में क्वेश्चन बनाना है, क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड दे देगा, है फॉर्मूला तो यही टीआरएच तो यही रहना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा फिरा देगा, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिफरेंट। अब जीके में तो इतना सारा जीके आपने मतलब मान लो उसके राम के बारे में पढ़ रखा है, उसने भाई के लिए पूछ लिया, जैसे लड़ाई आपने कि राम ने ये लड़ाई लड़ी थी, जो भी फॉर एग्जांपल आपके राजा जो भी है, मान लो मान सिंह के लिए आपने पढ़ लिया, उन्होंने पूछ लिया उसके छोटे वाले भाई का भी तो बताओ, वो भी तो था, अब क्या करोगे, वो भी तो कुछ कर रहा होगा, वो थोड़ी बैठा था, अब उसकी लड़ाई के बारे में पूछ लिया, फिर वहां लफड़ा हो जाता है। फिर जीके वाले की कोई लिमिट तो है नहीं, है तो मान सिंह से रिलेटेड ही। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्ट दे अप्लाई फोर्सेस टू वन अदर। जब आप इस तरह से आपने धक्का लगाया, ये छोटा सा कोई बॉक्स रखा था, तो आप फोर्स लगा रहे हो तो इधर से भी अपोजिट फोर्स लग रहा है वहां पे, ठीक है। वो बात अलग है कि अगर बॉक्स बहुत भारी है तो उसका जो फोर्स है वो आपसे ज्यादा है, और जब तक वो ज्यादा रहेगा तब तक वो हिलेगा नहीं। आपने और फोर्स बढ़ाया और फोर्स बढ़ाया, कोई ना कोई पोजीशन ऐसी आएगी जब वो बराबर हो जाएंगे, और जैसे आपने उससे ज्यादा फोर्स लगा दिया गिर जाएगा इस तरफ। बात समझ में आई? तो आपका फोर्स, तो वो जो रिएक्शन फोर्स है, अपोजिट जो फोर्स है, वो आपका जब तक काम नहीं करेगा जब तक कि सामने वाले से उतना ही फोर्स आपका आ रहा होगा। अब आप दीवार पे धक्का लगा रहे हो तो जितना आप फोर्स लगा रहे हो उतना ही फोर्स दीवार ने वापस लगा दिया, इक्वल वहां पे, तो कोई इफेक्ट वहां पे नहीं आएगा जब तक कि आपका फोर्स इतना ज्यादा ना हो कि दीवार के जो फोर्स, उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है अपोजिट, वो आपका नहीं हो जाए, कवर नहीं हो जाए। तो जहां एक्शन है वहां रिएक्शन फोर्स भी आपके पास, इसको लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी जो है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी जो है बोला जाता है। सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था, ये आपका सेकंड ग्रेड 2022 में, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, सही है। ये जो फोर्स और मोशन प्रोड्यूस, इनके बीच रिलेशन बताते हैं, लॉ ऑफ मोशन आपके बताते ही है ना कि भाई आपका मोशन हो रहा है तो पहला तो ये बताता है कि फोर्स है या नहीं है, प्रेजेंट है या नहीं है। सेकंड क्या बताता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, मास इनटू एक्सेलरेशन से। थर्ड क्या बताता है आपको कि एक्शन है तो रिएक्शन फोर्स भी, तो उनके बीच रिलेशन ही तो चल रहा है तीनों में। ये चीज है आपका जो काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, हम जो वर्ड डेफिनेशन बिल्कुल स्टार्टिंग में पहले दिन में लिखते हैं, वहां से क्वेश्चन बना दिया इसने, है ना, कि ये किसके अंडर में आते हैं आपके पास। काइनेमेटिक्स में क्या था, यहां पे आपके पास एक्सेलरेशन उनसे सबसे मतलब होता है, वेलोसिटी से मतलब होता है ना, कोज से मतलब नहीं होता है कि फोर्स का रीजन क्या है। यहां हमें फोर्स से मतलब होता है, डील विद फोर्स, या सॉरी डील विद कोज, यानी कि आपका फोर्स कि किस वजह से आपका जो है मोशन आ रहा है उससे हम डील करते हैं यहां पे, ठीक है। तो लॉ ऑफ मोशन में हमें मतलब रहता है भाई कौन सा फोर्स लग रहा है वहां पे, कितना लग रहा है, वो भी मतलब रहता है, किस डायरेक्शन में लग रहा है उससे मतलब रहता है, तो उसके साथ तो डील करते हैं हम। तो गलत कौन सा है फिर आपका, ये। हमें सिर्फ इस चीज से मतलब थोड़ी है कि एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, हम ये भी तो देखते हैं कि जो भी फोर्स है वो किस डायरेक्शन से लग रहा है, या मोशन किस वजह से हो रहा है। पहला ही आपका क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया, कि अगर मोशन हो रहा है तो कोई ना कोई फोर्स तो वहां पे प्रेजेंट है। इसका मतलब ये काइनेमेटिक्स में तो नहीं है, किसमें आपके, काइनेटिक्स में। क्योंकि हम फोर्स के कोज को देखते हैं कि कारण क्या है, अगर कोई पार्टिकल आपका हिला है तो कोई ना कोई फोर्स उस पर लगा होगा, ठीक है। तो कारण को हम देखते हैं, और इसमें कारण को नहीं देखते कि किस वजह से मोशन हो रहा है। यहां सिर्फ ये देखते हैं क्या वेलोसिटी है, क्या आपकी स्पीड है, वो सारी चीजें देखते हैं। यहां हम कारण भी देखते हैं। ये डेफिनेशन थी बेसिकली आपकी काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स की, तो वहां से क्वेश्चन बना दिया था। अब ये हालांकि एग्जाम टाइम में एकदम से वहां पे ध्यान नहीं आता है कि कौन सा काइनेटिक्स था कौन सा काइनेमेटिक्स, तो इसको थोड़ा सा याद रखो अगर आया हुआ है तो आपके पास। एक जैसे ये पूछ सकता है कि अगर एक बॉडी पर आपका कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। कांस्टेंट फोर्स लग रहा है एक बॉडी पर,
मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास तो चेंज होने से रहा, तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा फिर आपका कांस्टेंट हो जाएगा। एक जैसे ये 1 न्यूटन का कोई फोर्स लग रहा है, 1 केजी का कोई आपके पास बॉडी है, तो बॉडी में क्या आ जाएगा फिर आपका, एक स्पीड आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड की, एक्सेलेरेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, एक्सेलेरेशन आ जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का, एक्सेलेरेशन आ जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का। F इक्वल्स टू एम में हमें क्या चाहिए, F अपॉन एम, फोर्स 1 न्यूटन। अच्छा ये इनमें इनका इसके मेन चीज यहाँ पे क्या है आपका सिस्टम, सीजीएस सिस्टम है या आपका एमकेएस है वो, है ना, तो केजी वाले में है आपके पास, तो केजी वाले में न्यूटन ही होता है उसमें, तो सीधा सीधा ही डिवाइड होगा तो 1 ही आ जाएगा फिर, और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास किलोग्राम, शायद एमकेएस होगा ना, एमकेएस हो जाएगा, सेंटीमीटर वाले में तो ग्राम आ जाता है फिर आपका सीजीएस, ठीक है, तो मास आपका ये एमकेएस ये होगा सेकंड, और ये आपका किलोमीटर नहीं, ये तो मीटर आ जाएगा ना, मीटर, और ये किलोग्राम है ना, तो ये आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन है तो सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन यहां भी गड़बड़ कर सकता हो, 1 मीटर पर सेकंड दे सकता है और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन वो बना सकता है। क्या ऐसा यूनिट सीजीएस और एमकेएस ऐसा ही, अच्छा ये की होती है, इसी को स्टैंडर्ड वो कहते होंगे फिर, तो जो भी कोई बात, ये आपका डायनामिक्स का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें स्टैटिक्स हम स्टार्ट करेंगे, तब तक इसके दोनों जो सीट है ये कंप्लीट कर लेना, है ना, फर्स्ट के तो लगभग हो ही गए थे, सेकंड के भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए आज आपको, है ना, इससे रिलेटेड ही लगभग और क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको।